पंजाब के शहर चचावतनी में साइकिलों को पंक्चर लगाने और सखर में मोटर मकैनिक के तौर पर किस्मत आजमाने वाले मेहंदी हसन शहंशाह गज़ल कैसे बने। गज़ल को एक नई पहचान बख्शने वाले उस्ताद मेहंदी हसन खान, जिनसे मुतल्लक भारत की अजीम गुलकारा लता मंगेशकर को ये कहना पड़ा कि मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है। इस अजीम फनकार को चंद ही बरस में यूं फरामोश कर दिया गया कि उसकी कब्र कुत्तों की आमाजगाह बन गई और मेहंदी हसन के बेटे को ना चाहते हुए अपने बाप की कब्र पर मज़ार तमीर कराने के लिए भारत से माली इमदाद की दरख्वास्त करना पड़ी। आउटलाइन न्यूज़ के नए सिलसिले कहानी में आज मैं आपको यही दास्तान सुनाऊंगी। मैं हूं अमारा मुरीद और आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़। मेहंदी हसन का ताल्लुक मौसीकी के कलावत घराने से था। वो भारतीय रियासत राजस्थान में मंडावा के करीब एक गांव लूना में 18 जुलाई सन 1927 को पैदा हुए थे। इनके वालिद उस्ताद अजीम खान और चचा उस्ताद इस्माइल खान दोनों प्रोफेशनल सिंगर थे। मेहंदी हसन जब 6 बरस के हुए तो वालिद अजीम खान ने तानपुरा सुर करके दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना है, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहंदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। मेहंदी हसन ने मौसीकी और गुलकारी की इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहंदी हसन बचपन से ही बहुत जफाकश और मेहनती थे। आवाज़ और सांस की पुख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत इनकी गायकी का असास बनी और इनकी सुरीली आवाज़ मज़ीद निखर गई। मेहंदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहंदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुजाहरा कर सके। मेहंदी हसन के फ़न को निखारने में इनके भाई गुलाम कादिर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज़ दरसगाह के फारगुल तहसील थे और इसी के बायस पंडित कहलाए। पंडित गुलाम कादिर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी महाराना अबूर हासिल था। क़याम पाकिस्तान के बाद 20 साल मेहंदी हसन और पंडित गुलाम कादिर लाहौर चले आए, जहां पहले उन्होंने फिल्मी सन्नत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहां हाथर हवा कामयाबी ना मिलने के बायस वो चचा वतनी के गांव चक नंबर 111 7R चले गए, जहां इनकी पुप्पी का घर था। यहाँ घर का चूल्हा जलाने के लिए मेहंदी हसन ने मुगल साइकिल हाउस के नाम से साइकिलों की मरम्मत और पंक्चर लगाने की दुकान खोल ली। यहाँ से मेहंदी हसन ने सखर का रुख किया और वहाँ के एक माहिर मैकेनिक किशन से डीजल ट्रैक्टरों और कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से फिट किए। मेहंदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों की मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से इनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार था और वो बस किसी मुनासिब मौका के इंतज़ार में थे। रेडियो पाकिस्तान के साबका प्रोड्यूसर अनवर अनायतुल्लाह बताते हैं कि मैं रेडियो पाकिस्तान में मौसीकी के शोबा से वाबस्ता था। हर हफ्ते नए फ़नकारों का ऑडिशन लेना मेरे ज़िम्मे था। एक हफ्ते मुझे कहा गया कि मैं एक नए मौसीकार का ऑडिशन लूँ और इन्हें बताऊँ कि वो कैसा गाते हैं। मुकर्ररा वक़्त पर एक दुबला पतला सांवला सा नौजवान मेरे सामने आया। मैंने इससे पूछा कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, तो इसने बड़े एतमाद से कहा, गज़ल या ठुमरी या आप जो पसंद करें। अनवर अनायतुल्लाह के मुताबिक इस नौजवान का जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। बहरहाल पहले इसने गालिब की एक गज़ल सुनाई, फिर तानपुरा संभाला और राग अडाना का आलाप शुरू किया। मुझे इसकी आवाज़ और मौसीकी पर अबूर बेहद पसंद आया और मैंने फ़ौरन अपने डायरेक्टर GK फरीद को अपने स्टूडियो में बुलवा लिया। इनके सामने नौजवान ने ठुमरी पेश की, जो पूर्वी अंग की गायकी की हसीन तरीन मिसाल थी। फरीद साहब ने भी नौजवान मौसीकार को शरफ मकबूलियत बख्शा और इसे एक मंजूम प्रोग्राम के लिए बुक कर लिया। ये थी कामयाबी के पहले जीने पर कदम रखने की उस अजीम फ़नकार की रुदात जिसे दुनिया उस्ताद मेहंदी हसन के नाम से जानती है। इस ऑडिशन के बाद मेहंदी हसन को गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही वो शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। ऐसे ही शादी की एक तकरीब के दौरान इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया।
جب مہندی حسن کی ملاقات معروف ہدایتکار رفیق انور سے ہوئی۔ رفیق انور کو ان کی گائیکی بہت پسند آئی اور انہوں نے مہندی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانا گانے کی دعوت دی۔ مہندی حسن نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور کراچی آ کر 4 نغمے ریکارڈ کروائے۔ ان 4 نغمات میں سے 2 مہندی حسن نے تنہا گائے اور 2 میں ان کا ساتھ مدھو الماس نے دیا۔ ان نغمات کو حفیظ جلندری اور یزدانی جلندری نے لکھا تھا اور ان کی موسیقی اصغر علی حسین نے ترتیب دی تھی۔ مہندی حسن نے فلمی دنیا کے لیے جو پہلا نغمہ ریکارڈ کروایا، اس کے بول تھے میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے۔ فلم شکار کے تمام گانے بہت مقبول ہوئے مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ مہندی حسن کی بطور گلوکار اگلی فلم کنواری بیوہ تھی جسے نجم نقوی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ اداکارہ شمیم آرا کی اولین فلم تھی۔ اس فلم میں مہندی حسن نے کوثر پروین کے ساتھ 2 نغمے ریکارڈ کروائے جن کی موسیقی قادری فرید اور فتح علی خان نے ترتیب دی تھی اور انہیں طفیل ہوشیار پوری نے تحریر کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بلایا نہیں گانے کے لیے مہندی حسن کا انتخاب کیا۔ مہندی حسن اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہندی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ فلمی صنعت کی مارکہ آرائیاں اپنی جگہ مگر اس کے ساتھ مہندی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے رشید اترے کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارڈ کروائی تو غزل گائیکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیت تھی تو دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کنسرٹ۔ مہندی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بننے لگی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔ بھارت کی عظیم گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنی تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہندی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہندی حسن نے مجموعی طور پر 477 فلموں کے گانے گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی کل تعداد 667 ہے۔ مہندی حسن خان صاحب ایک فلم شریک حیات میں پردہ سیمی پر بھی نظر آئے۔ کئی دہائیوں پر محیط اس سفر میں انہوں نے 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت، نغموں اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مہندی حسن کے سروں کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جب انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ضیاء محی الدین شو میں خود سنایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ علامہ اقبال روڈ لاہور پر واقع ہیابان ہوٹل پر اپنے شاگرد پرویز مہندی کو ریاض کروا رہے تھے۔ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رکھا شیشے کا بنا پانی کا جگ اچانک ٹوٹ گیا۔ مہندی حسن نے بتایا کہ پرویز مہندی اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راگ کی فریکوینسی شیشے کے جگ کی فریکوینسی سے مل گئی تھی جس کی وجہ سے پانی سے بھرا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ مہندی حسن کے سچے سروں کی طاقت تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں کہا کرتی تھی میں نے تان سین کا صرف نام سنا تھا، ان کو دیکھا مہندی حسن کے روپ میں ہے۔ کوئٹہ میں ہونے والے ایک غزل کنسرٹ میں مہندی حسن کو سٹیج پر مدعو کرنے سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے ایک شعر پڑھا، بے ساختہ پکار اٹھی انجمن تمام، فن آپ پر ہے حضرت مہندی حسن تمام۔ مہندی حسن کو ان کی فنی خدمات کی اعتراف کے طور پر تمغہ امتیاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی بہترین گائیکی پر نونگار پبلک فلم ایوارڈ بھی حاصل کیے اور لاتعداد دیگر ایوارڈ بھی۔ انڈیا نے انہیں سہگل ایوارڈ اور نیپال حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا بہو ایوارڈ سے نوازا۔ طویل علالت کے بعد مہندی حسن کا 13 جون 2012 کو
कराची में इंतकाल हुआ, जहां वो नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में असूदाए खाक हैं। शहनशाह गज़ल मेहंदी हसन अपनी कब्र पर ताज महल तर्ज का मकबरा चाहते थे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कई बार इनकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा भी किया, लेकिन 9 साल गुजरने के बावजूद ये वादा वफा नहीं हो सका। इनकी कब्र पर ना तो मज़ार बन सका और ना ही हुकूमती वादों के बावजूद इससे मुंसलिक एक लाइब्रेरी। हुकूमती रवैये से मायूस होकर मेहंदी हसन के बेटे आरिफ हसन को भारतीय हुकूमत से अपने बाप के मज़ार की तमीर के लिए मदद तलब करना पड़ी। भारत से माली मदद की दरख्वास्त पर मेहंदी हसन के बच्चों में इख्तिलाफ भी हुए, मगर आरिफ मेहंदी ने अपने इस फैसले का दफ़ा करते हुए कहा कि मरता क्या ना करता। 5 बरस बीत गए, हुकूमती दावों के बावजूद कुछ नहीं बना। आज मेरे वालिद की कब्र पर कुत्ते फिर रहे हैं, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, पास के गंदे नाले का पानी इनकी कब्र के अहाते में दाखिल होता है। मेहंदी हसन के बड़े बेटे आरिफ मेहंदी, जो 3 अप्रैल 2021 को अपने वालिद का मज़ार तमीर करवाने की हसरत दिल में लिए फोत हो गए। वो कराची में रिहाइश पजीर थे और मेहंदी हसन अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इनके घर पर इनके साथ गुजारे, जहां वो इनकी अलालत के दौरान इनका इलाज भी करवाते रहे। आरिफ मेहंदी के मुताबिक जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने अपने तीसरे दौरे हुकूमत के दौरान इनके घर आए तो उन्होंने इनसे भी ज़िक्र किया था कि अब्बा का मज़ार अभी तक नहीं तमीर किया, मगर इसके बावजूद कुछ ना हो सका। ताहम आरिफ मेहंदी के भाई सज्जाद मेहंदी इनकी भारत से मदद की अपील से इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं, हम तो अपने वालिद के नाम के साथ इंडिया का नाम भी जोड़ना पसंद नहीं करते। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इज़्ज़त दी है। मेहंदी हसन के 6 बेटों में से 5 ने तो मौसीकी की दुनिया से ही वाबस्ता रहने का फ़ैसला किया। ताहम सज्जाद मेहंदी, जो लाहौर में ट्रैफिक पुलिस में DSP हैं, इनका कहना था कि इनके वालिद एक गयूर आदमी थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंडिया की तरफ से की जाने वाली पेशकश से माजरत कर ली थी। सन 1978 के मेहंदी हसन के दौरे इंडिया का अहवाल सुनाते हुए सज्जाद मेहंदी का कहना था कि इस दौरे के दौरान इंडिया की हुकूमत ने इन्हें पेशकश की थी कि इनको इंडिया में घर भी दिया जाएगा और इनके कॉन्सर्ट का मुआवजा भी ज़्यादा दिया जाएगा, मगर अब्बा ने इनकार करते हुए ये बात मजाक में उड़ा दी। वो पाकिस्तान के सुपरस्टार थे और इन्हें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया। ताहम उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि इनके वालिद की ख्वाहिश एक शानदार मज़ार की थी। हर शख्स की ख्वाहिश होती है, और तो वो अब्बा के शायने शान भी था। इन्हें अल्लाह ने लाजवाल सलाहितों से नवाजा हुआ था और वो गज़ल के बेताज बादशाह थे और आने वाली कई नस्लों तक रहेंगे। मेहंदी हसन ने 2 शादियाँ कर रखी थी। सज्जाद मेहंदी इनकी पहली बीवी के बेटे, जिनके 2 भाई और भी हैं, जबकि आरिफ मेहंदी इनकी दूसरी बीवी के बेटे हैं, जो कुल 6 भाई हैं। मेहंदी हसन के ज़्यादातर बेटे मुल्क से बाहर अमेरिका में मकीम हैं। तमाम तर वादों और यकीन दहानियों के बावजूद मेहंदी हसन की कब्र पर मज़ार तमीर नहीं किया जा सका। इनकी कब्र पर छाई वीरानी आज भी इनके चाहने वालों को दुखी कर देती है। ये थी शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहंदी हसन की कहानी। एक नई कहानी के साथ जल्द मुलाकात होगी। हमारा मुरीद को इजाज़त दें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस सिलसिले से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आउटलाइन न्यूज़ का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।